नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आपको बता दें कि लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं पल पल की खबर कि आखिरकार बिहार में जो काउंटिंग हो रही है इसमें कौन आगे है कौन पीछे है। आपको बता दें कि अभी भी कई राउंड्स की जो काउंटिंग बची हुई है, तो ऐसे में लगातार आप टैली पर नजर रखिए। हम भी टैली पर नजर बनाए हुए हैं, हर नेता की भी नजर इस टैली पर है क्योंकि पल पल ये टैली बदल भी रहा है। लेकिन फिलहाल महागठबंधन 104 सीट पर आगे है और इसके साथ ही एनडीए की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ड्रोन के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से फिलहाल ये टैली सामने आ रही है। 127 एनडीए आगे है 127 सीटों पर, 105 सीटों पर आगे है आरजेडी। इसके अलावा एलजेपी 2 सीटों पर आगे है और अन्य के खाते में 9 सीटें नजर आ रही है। लेकिन आपको बताएं कि कोरोना की वजह से जिस तरह से काउंटिंग देरी से हो रही है, इसमें वक्त लगेगा, तो धीरे धीरे जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आएंगे। अजय जी। बिल्कुल, अब सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक 20% मतों की गणना हुई है, यानी कि 80% मतों की गणना होनी बाकी है। और ऐसे में इस बात को लेकर अब यह कहा जा सकता है कि रुझान जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे अभी भी हम शुरुआती रुझान ही कह सकते हैं। इसमें काफी उलटफेर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर जैसी स्थिति बनी हुई है और 20 सीटों पर 500 से भी कम वोटों के अंतर से अभी एक तरह से आप चाहें कि कोई ना कोई पार्टी आगे या पीछे चल रही है। कांग्रेस की सुहासिनी यादव 9 वोट से आगे चल रही हैं। अब जरा आप इसी से समझ जाइए कि क्या स्थिति है। और अमौर में एमआईएम 409 वोट से आगे है। तो इस तरह से जो तमाम सीटों पर जो अभी कांटे का मुकाबला है, ये बहुत कुछ निर्धारित करता दिखाई देगा। और इस चुनाव में जहां अभी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 22 सीट का फासला है और अभी भी इस फासले को लेकर कई उहापोह जैसी स्थिति आ सकती है, तो क्या मतगणना की प्रक्रिया में बहुत कुछ बदल जाएगा? इसके लिए पल पल हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार का यह चुनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लगभग एक जैसा ही होता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव 3 दिन में पूरा हुआ, लेकिन हमें इस बात की सब्र है कि भाई चलिए यहां कम से कम आज भर में तो स्थिति स्पष्ट होती दिखाई देगी। लेकिन जो स्थितियां हम अभी देख रहे हैं और जिस तरह से ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, क्या इसकी उम्मीद वाकई में एनडीए को थी, इतना क्लोज कॉन्टेस्ट? और क्लोज कॉन्टेस्ट में एक चीज मैं जरा जोर देना चाहता हूं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि इमामगंज हम सुबह बात कर रहे थे कि वहां से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, वो पीछे थे। लेकिन देवेंद्र, आपको याद, हमने कहा था कि इसमें बदलाव होगा, वो बदलाव नजर आ रहा है। भले ही 200 कुछ वोट से ही वो आगे हुए हैं, लेकिन वहां पर इसी तरह से बहुत सारी सीटों पर जो ट्रेंड कह सकते हैं, रुझान है, वो बदल भी सकता है। या बिल्कुल, लगभग 40 से 45 सीटें ऐसी मानी जा रही थी जहां पे हार जीत का फासला बहुत कम होगा। और उसी के चलते जिस कंफ्यूजन की बात कही जाती है या क्लियर कट मैसेज नहीं मिलने की बात कही जा रही थी, इसी फैक्टर से कि उसको तय कर पाना किसी भी सर्वे में किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा, जहां हार जीत का फासला महज 3-4 हजार से ही होना हो। और यहाँ पर अगर इतनी सारी सीटें इतनी टाइट चल रही हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ भी टाइट इतनी है कि राजगीर की सीट जो पहले कह रहे थे कि हम लोग बीजेपी के पास जा सकती है, नहीं जा सकती है, लेकिन वहां पर अभी जो कैंडिडेट है वो सिर्फ 26 वोट से आगे चल रहे हैं। तो 26 वोट का फासला है, 9 वोट का फासला है। जो शरद यादव की बेटी है जो चुनाव मैदान में उतरी है, सिर्फ 9 वोटों से वो आगे चल रही है। तो इसी तरह से ये जो कांटे की टक्कर है जो आप देख रहे हैं, इसको लेकर आपको लगातार हमारे टैली पर नजर रखिए, क्योंकि आप टैली पर नजर रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार किस तरह से पल पल छपरा के में देखिए कि 331 वोट से अब आरजेडी आगे चल रही है। और कभी भी यहां पर मामला बदल सकता है क्योंकि इस सीट पर राजपूत जो वोटर्स हैं अहम भूमिका निभाते हैं, यादव भी है, लेकिन जो अगर अगड़ी जाति यहां पर एक साथ मिल जाती है तो छपरा जो सीट है वो जा सकती है बीजेपी के पास। अब रीजन वाइज एक बार देख लेते हैं। सीमांचल, अजय जी। बिल्कुल, सीमांचल में अभी आप देखिए 15 सीटों पर अभी रुझान के आधार पर एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए है। 4 सीटों पर महागठबंधन अपनी बढ़त बना रखा है और एलजेपी 1 सीट पर आगे है और अन्य के खाते में 4 सीट जा रही हैं। यहां जो 4 सीटें जो अन्य को जा रही हैं, इसमें सीपीआई एमएल की बड़ी भूमिका है। और अब दरअसल बिहार की राजनीति में इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि वामपंथी दलों ने कैसे बिहार में अभी भी अपने आप को रेलेवेंट बनाया हुआ है। जब आप पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वहां पर वामपंथी दल लगभग नदारद या गायब दिखाई देते हैं, लेकिन बंगाल के बिल्कुल विपरीत बिहार में वामपंथी दलों का एक तरह से अभी भी रुतबा है, जो अपने आप में बड़ी बात है। और सीमांचल की 24 सीटों का ये हमने अभी तक आपको रुझान आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब भोजपुर आ गया। भोजपुर में 15-29-1 इसका मतलब साफ हो जाता है कि यहां पर जो सीटें हैं, अगर हम भोजपुर में बात करते हैं तो यहां पर आरजेडी स्ट्रांग रही है। ऐसा आप मत सोचिए कि यहां पर आरजेडी स्ट्रांग नहीं है। भले ही भोजपुर के इलाके में अगड़ी जाति जैसे कि राजपूत ज्यादा है कास्ट के हिसाब से, चाहे वहां पर भूमियार ज्यादा है या फिर वहां पर ब्राह्मण ज्यादा है, लेकिन वहां पर जो पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो वहां पर ठीक ठाक सीटें हमेशा से निकालती रही है आरजेडी, और वो एक बार फिर से नजर आ रहा है।
और आइए अब जरा मिथिलांचल के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 43 सीटें हैं मिथिलांचल क्षेत्र में, जिसमें 32 सीटों पर एनडीए ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। 11 सीटों पर महागठबंधन और एलजेपी ने यहां अपना खाता अभी तक नहीं खोला है और अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब आइए मगध की बात करते हैं, सेंट्रल बिहार की। प्लीज अमित। तो मगध में आप देखिए कि एनडीए 15-31 है, आरजेडी यानी कि महागठबंधन के साथ एलजेपी को 1 मिली है। और मगध में अगर बात करें तो गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद ये सारी सीटें आती है। और इन इलाकों में अगर आपको लगता है कि बीजेपी यानी एनडीए यानी कि जेडीयू और बीजेपी जो है अगर उनके खाते में 15 सीटें जा रही हैं तो ये प्लस मान के चलिए, क्योंकि ये जो इलाका है इस इलाके में आरजेडी ने बेहतर परफॉर्म किया था पिछली बार। लेकिन इस बार देखिए कि यहां पर 15 सीटें बीजेपी के पास अगर जा रही है तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक प्लस है। दक्षिण बिहार में 34 सीटें हैं जो आमतौर पर गिनी जाती हैं, जिसमें से 17 सीटों पर एनडीए ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। 14 सीटों पर महागठबंधन ने अपनी बढ़त बनाई है। 2 पर एलजेपी यहां पर है और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा कि हम आपको लगातार बताते चले जा रहे हैं, ये अभी प्रारंभिक डेटा ही है जो आपके सामने आ रहा है। अभी तक लगभग 20 से 25% मतों की गणना ही हो पाई है, यानी कि अभी भी पूरा खेल खुला हुआ है और शायद तस्वीरें बदल सकती हैं। 49 सीटें, इसमें से 34 जा रही है एनडीए को, 11 आरजेडी और 0 जा रहा है एलजेपी को और 4 अन्य को जा रही है। तिरुत यानी चंपारण की हम जो बात कर रहे थे, यहां पर अगर 34 सीटें अगर दिख रही हैं एनडीए की ओर तो चौंकाने वाली नहीं है। तो हमें लग रहा है कि हां, यहां पर इसी तरह का ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि ये इस इलाके में बीजेपी का काफी वर्चस्व है, वो नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, तो ये तमाम हम आपको क्षेत्रवार तरीके से बता रहे थे कि किस तरह से किस क्षेत्र में कौन से गठबंधन की स्थिति काफी आगे थी। अब आइए जरा बात करते हैं उन बड़े चेहरों की जिनका दारोमदार इस बार के चुनाव में है। अगर आप तेजस्वी यादव की बात करें तो राघोपुर सीट से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरह से चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पर वो हैं। और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप ने भी हसनपुर से अपनी बढ़त बनाई हुई है। यहां पर भी एक तरह से ये सेफ सीट मानी जाती है आरजेडी के लिए। और कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ पवन खेड़ा जी मौजूद हैं। पवन खेड़ा जी, हालांकि अभी तक जो स्थिति सामने दिखाई दे रही है उसे ये कह पाना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये प्रारंभिक डेटा है, लेकिन इस प्रारंभिक डेटा में भी जो स्थिति दिख रही है वो आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं दिख रही। खास करके तब जब हम एग्जिट पोल के तमाम डेटा को देखें तो 150-180 सीटें महागठबंधन को देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी आप पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा जी, लेकिन ये जो अर्बन एरियाज के लगभग 50 से 80 लाख वोट अभी काउंट हुए हैं 3 से 4 करोड़ के बीच के वोट में से, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस वक्त कोई टिप्पणी करूं इन नतीजों को लेकर, तो उचित रहेगा। ना ही कोई हम लोग मैं डेटा एक्सपर्ट तो हूं नहीं इलेक्शन का, लेकिन जो जमीन पर हकीकत नजर आ रही थी, मुझे लगता है आने वाले 2-3 घंटों में आपके जो आंकड़े दिखेंगे सामने वो उस हकीकत को बयान करेंगे। अभी वो बयान नहीं करते हुए दिख रहे, ये भी मैं मानता हूं। अभी मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि अर्बन एरियाज की ज्यादा काउंटिंग जो दिख रही है, हमें नतीजे दिख रहे हैं। जी, आपके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्योंकि आप वैसे नेता नहीं है जो लाग लपेट में बात करें, आप सीधे सटीक बातें करते हैं। कॉन्फिडेंस की वजह क्या? ग्राउंड पे बिल्कुल जो जमीन पर नौजवान का मूड दिखा, और मुझे ये चुनाव नौजवानों का चुनाव दिख रहा था, भले वो नेता नौजवान हो या सड़क पर समर्थक उनके नौजवान हो, बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे, बहुत जोश में थे और बहुत उम्मीद थी उनमें, उनके अंदर। और उनको देखकर भी एक उम्मीद बनती थी कि ये नौजवान इस चुनाव को एक तरह से ड्राइविंग सीट पर अगर हम कहें तो वो नौजवान है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी जो असेसमेंट है वो बहुत गलत जाएगी। अच्छा पवन जी, एक चीज आपसे जानना चाहते हैं। मेरा नाम अमित है। मैं जब बिहार में गया तो जब लोगों से मेरी बातचीत हुई, वहां पर एक सीट का मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि वहां से डॉक्टर प्रेम कुमार आते हैं, मंत्री हैं, करीब 7 बार जीत चुके हैं, 8वीं बार मैदान में है। तो वहां पर लोगों ने बताया कि यहां से सीट से कांग्रेस आराम से जीत सकती थी अगर उन्होंने उनके कैंडिडेट को दिया होता जो वहां से आते हैं। वो आपके पुराने पूर्व एक विधायक रहे, उनके बेटे हैं, जय कुमार पालित के बेटे हैं। उन्होंने अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोगों का यह मानना था। कहीं आपको लगता है कि आपके जो अच्छे मौके आपको मिलते वो कैंडिडेट को चूज ठीक से ना करने की वजह से जा सकते हैं? फिलहाल अमित जी, शायद आप पटना शहर की एक सीट की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं गया की सीट की बात कर रहा हूं। गया की बात करें, अर्बन एरिया की बात करें। देखिए, चुनाव कोई भी पार्टी जीते या हारे अमित जी, हमेशा कुछ सबक सीखने को होते हैं, जीतने वाले के लिए भी और हारने वाले के लिए भी। कई बार हो सकता है कि कोई टिकट में गलती हो जाती है, कई बार हो सकता है मैनेजमेंट इलेक्शन की अच्छी रही हो नहीं। जीत और हार दोनों के लिए है सबक, ऐसा नहीं कि सिर्फ हारने वाले के लिए है, हम सबके लिए, मीडिया के लिए भी होता है। कई बार मैं गुस्ताखी करूंगा ये बोलते हुए, लेकिन फिर भी बोलूंगा कि वो सबक मीडिया को भी लेना होता है।
हमें भी लेना होता है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें भी लेना होता है कि हमने शायद कुछ गलत किया, कुछ कमी रह गई। वो मैं मानता हूं चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद ये चर्चा चलती रहनी चाहिए कि क्या सबक होने चाहिए थे, और इस पे खुले दिल से, खुले दिमाग से चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और दरअसल राहुल गांधी जी की रैली की बात के साथ साथ उन्होंने 8 जनसभाओं को संबोधित किया, भागलपुर, नवादा, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, अरेरिया, मधेपुर, नवादा। लेकिन जो एक ग्राउंड रिपोर्ट आती दिखाई दी वो ये कह रही थी कि राहुल गांधी की रैलियों से भी ज्यादा डिमांड तेजस्वी यादव की रैलियों को लेकर था। क्या कांग्रेस इस बात को पहले भांप रही थी? क्या ये सही स्थिति है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मोदी जी की रैली से अगर आप तेजस्वी जी की रैली कंपेयर करेंगे तो भी आपको तेजस्वी जी की रैली में भीड़ ज्यादा नजर आएगी और उत्साह ज्यादा नजर आएगा। तो ये नहीं कह सकते कि हम उसमें तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू कर दें। अलग अलग स्थान होता है नेता का। राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता है, नरेंद्र मोदी जी एक राष्ट्रीय नेता है, तेजस्वी जी एक स्टेट के बड़े पॉपुलर मैं कहूंगा एक नेता है, नीतीश बाबू इतने पॉपुलर नहीं रहे, ये दिख रहा था। तो हमें तुलना हमेशा स्थानीय नेताओं की स्थानीय नेताओं से करनी चाहिए और राष्ट्रीय नेताओं की राष्ट्रीय नेताओं से करनी चाहिए। एप्पल्स और ऑरेंजेस वाली तुलना मुझे नहीं लगता। मैं वाकई में दाद देता हूं, आप एक बड़े कुशल प्रवक्ता हैं और चीजों को किस बारीकी से प्रस्तुत करना है आपसे बहुत कम लोग दरअसल नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सामने रख सकते हैं। शहनवाज हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहनवाज जी, अगर हम प्रधानमंत्री जी की रैलियों की बात करें, 12 चुनावी सभाओं को प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है। जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने चुनावी सभाओं को किया है वहां पर आमतौर पर अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर एक अच्छी बहुमत की स्थिति बनती हुई वहां पर दिख रही है। तो क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री ही सबसे बड़ा चेहरा है? क्योंकि बाकी अगर हम बीजेपी के अन्य नेताओं की बात करें तो वो इतने प्रभावशाली दिखे हों ऐसा लगता नहीं है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारी ताकत हैं। राहुल जी उनके पार्टी के नेता हैं, उनकी ताकत है या कमजोरी वो बताएंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास मोदी है और उनके पास करिश्मा है। लेकिन तो मोदी के अलावा और कोई नहीं है ना। चुनाव में समस्या ये है, सवाल मेरा ये था शहनवाज जी कि स्थानीय नेता जैसा कि अभी पवन खेड़ा ने कहा, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, स्थानीय नेता जी। क्या कहा जाता था कि तेजस्वी यादव के पीछे 30 हेलीकॉप्टर लगे। आरजेडी और कांग्रेस को मिला लें तो पवन जी उनको सीधे क्षेत्रीय नेता बता के अपने सहयोगी को कम बता रहे हैं तेजस्वी को। लेकिन तेजस्वी जी की सभा तो कांग्रेस के लोग ही डिमांड करते थे। कांग्रेस की बहुत सी सीटें हैं जहां पर तेजस्वी यादव की सभा हो, इसके लिए वो लोग कोशिश करते थे। उनकी सभा में भीड़ आती थी, कोई हमारी पार्टी के नहीं है वो। एक चीज ये तेजस्वी यादव। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो पार्टी के नेता हैं सब ने प्रचार किया है। हमारे पास तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है वहाँ। और जहाँ तक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस शहनवाज जी बहुत खराब क्यों है, मैं बिहार के 18 जिलों में गया हूं। लोकसभा के चुनाव में है। शहनवाज जी एक मिनट मैं विश्लेषण कर दूं थोड़ा सा जी। मैं अजय जी जी प्लीज बोलिए। मैं कह दूं कि 39 सीट में 39 हम जीते और 1 सीट कांग्रेस जीती, किशनगंज। मैं वहां से सांसद रहा हूं जी। वहां कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। अभी देखिए किशनगंज की सीट पर कांग्रेस पीछे चल रही है, 12,748 वोट बीजेपी को और कांग्रेस को 7,043 वोट। यानी अगर किशनगंज में कांग्रेस नहीं मुकाबला कर सकती, दूसरी सीटें मैं एक आपको बताता हूं बिहार में। अच्छा शहनवाज जी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा भी हमें दिया है इस चर्चा को आगे बढ़ाने का, और मैं बड़े अदब से आपसे क्षमा मांगते हुए ये सवाल पवन जी के सामने रखना चाहता हूं। पवन जी, आगे नहीं है किशनगंज जैसी सीट पे अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बना ले तो शायद मुझे लगता है कि महागठबंधन को विचार करना पड़ेगा कि क्या कोर वोट बैंक में भी बिखराव है। सीट बताई मैंने आपको। अजय जी, कांग्रेस की लड़ाई बड़ी बुनियादी लड़ाई है और लड़ाई सिर्फ आरएसएस की विचारधारा से नहीं है, वो आरएसएस की पूरक विचारधारा जो कि ओवैसी जी की विचारधारा है उससे भी लड़ाई। तो हमारी लड़ाई आसान नहीं है, हमारी राह और उस कठिन राह पे चलने को हम बिल्कुल तत्पर और तैयार हैं। ये मैं कह दूं कि हाँ हम हरा देंगे, ये कर देंगे, वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमें ये आभास है कि हमें ओवैसी की भी बात को उसी मजबूती से लड़ना होगा, मुकाबला करना होगा जितना कि शाहनवाज भाई की बात को, क्योंकि दोनों की बात एक ही है।
फूट डालो और राज करो। अब इसमें राह लंबी होती है, संघर्ष लंबा होता है, लेकिन जीत अंततः हिंदुस्तानियत की होती है, और हिंदुस्तानियत और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों शब्द शाहनवाज जी और ओवैसी जी दोनों नहीं समझ पाएंगे, इस भावना को ये लोग नहीं समझ पाएंगे। ये टेम्परेरी विक्ट्रीज इनकी होती रहे। शहनवाज जी, क्या ओवैसी को आप लोगों ने इसलिए मदद दी ताकि वो सामने आ सके, क्योंकि आप वोटों का बंटवारा कर सकें? क्योंकि जिस तरह से आपकी पार्टी ने वहां पर बढ़त बनाया हुआ है और ओवैसी साहब ने लगभग 7,000 मतों को एक तरह से वहां से छीन लिया है महागठबंधन के जबड़े के तले से, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि आप ओवैसी साहब आपकी बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि भाषा आप दोनों की बिल्कुल अलग होती है। एक राष्ट्रवाद की बात करता है और एक बिखराववाद की। आप 1.5 मिनट दे दीजिएगा, क्योंकि इस पे विश्लेषण जी चलिए दिया, अगर दिया सर, आपको दिया। मैं आपसे कहता हूं कि देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये हमारी पार्टनर नहीं रही है, खेरा साहब के पार्टनर रही। और पार्लियामेंट में जब मैं था तो देखा था कांग्रेस के लोगों को उनसे कितनी मोहब्बत रही है। ये उनके एलाई हैं पुराने, आजकल उनसे अलग हैं, अलग बात है। दूसरी बात, किशनगंज के इलाके में जो बेल्ट है वो उसको, क्योंकि मैं वहाँ पर ये कह सकता हूँ कि उस इलाके में फ़ोन कट गया, उस इलाके में जो ओवैसी साहब की ताकत है वो ये नहीं है कि ओवैसी साहब खुद वहाँ कोई एक बड़ी ताकत बने। उन्होंने सुरजापुरी बिरादरी के जो मजबूत नेता हैं उनको पकड़ा, जैसे मौलाना इसराउल हक कांग्रेस के नेता थे, एमपी थे, उनकी जगह अख्तरुल ईमान लड़ रहे थे और वो बैठ गए थे, पहले वो जेडीयू आरजेडी में थे। तो सुरजापुरी बिरादरी का एक बड़ा नेता मिला और कई जगह उन्होंने वहाँ कैंडिडेट खड़े किए। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर का वो बेल्ट जहाँ अल्पसंख्यक बहुत हैं, वहाँ एमआईएम की कोई बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन कई जगह इनको ज़रूर साथ मिल गया है। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर लोकसभा में एक सीट जीतती है, शहनवाज जी आप वही बात तो कह रहे हैं जो मैं आपके सामने रख रहा था। आप जिन सीट पर, आप जिन वोट को अपने पास नहीं रख सकते, उसके लिए एमआईएम आपके पास, इससे बढ़िया विकल्प आपके लिए क्या हो सकता है? हम करेंगे इस पर चर्चा। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और उसके साथ साथ जानकारी भी देगी। 20 से 25% ही मतगणना अभी तक हुई है, तो क्या चुनाव आयोग बताएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और लगातार इस विशेष कवरेज पर बने हुए हैं, बन रही है हमारे साथ।